नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। दैदीप्य, मंझुन, मिनी, उजाला, कृतिका, नीलाक्षी, राज, पूनम, साक्षी, आशी, इमराना, अनुराधा, दिव्यांशु, आशा, मुकेश, रिमझिम, शिव, प्रतीक्षा, कस्तूरी, कृष्णा, निखत, ईश्वरी, अंकित, यश, रोहित, अमन, निवेदिता, विशांत, लता, अजय, अर्चना, सबका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? टेलीग्राम का लिंक, हाँ। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है जो सिटीजनशिप है उसके बारे में। जो नागरिकता है, देखो जो 5वां एडिशन है और 6ठा एडिशन है उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है सिटीजनशिप। आपको इसमें पढ़ना है कि हमें जो संवैधानिक प्रोविजन है ये कौन कौन से हैं, प्लस संविधान ने पार्लियामेंट को दिया है नागरिक संबंधित आपके जो लॉ है ना वो बनाने का पावर, तो उसके बारे में पढ़ना है। जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके बारे में पढ़ना है। और किन किन तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं, किन किन तरीके से ये नागरिकता आपकी लैप्स हो सकती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक क्लिक होगा जब आप ऊपर वाला है ना पिन किया हुआ, उसको क्लिक करेंगे तो, जो पिन किया हुआ है उसको करेंगे तो होगा। ठीक है। हाँ, नया लॉ मैंने पढ़ा दिया है। जो नया वाला लॉ है ना वो मैंने पढ़ा दिया है, 2019 वाला जो आया है। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेंगे उसमें। निवेदिता मिला तो है टारगेट डेली वाला, डेली आती है सुबह 5 बजे। सोमनाथ आपको मैंने मेल किया है, आप मेल चेक कीजिएगा। मैंने कल ही मेल किया था आपको। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो कुछ बेसिक बातें हैं, पहले हम लोग उसको कवर कर लेंगे। पहले अपना जो कुछ बेसिक बात है उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या बातें हैं, क्या मेन जो आपके टर्म्स आते हैं इस चैप्टर में, उसे। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिएगा। दो तरह के लोग होते हैं किसी कंट्री में, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं उस कंट्री के सिटीजन, दूसरे होते हैं उस कंट्री के एलियन। ठीक है ना, दो तरह के लोग होते हैं, सिटीजन, दूसरे होते हैं एलियन। एलियन में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली, दूसरा होता है इनेमी। दूसरा होता है इनेमी एलियन। ठीक है। जो नागरिक होते हैं वो सभी तरह के सिविल और पॉलिटिकल राइट एंजॉय करते हैं। एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट में क्या आता है? पॉलिटिकल राइट में आपका आएगा कि क्या आपको वोट देने का अधिकार है, क्या आपको किसी पद पर जो खड़े होने का अधिकार है, मतलब क्या आपको एमपी बनने का, क्या आपको एमएलए बनने का अधिकार है, क्या आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये सब आपका पॉलिटिकल राइट में आएगा। बढ़िया। जो एलियन होते हैं वो क्या होते हैं? किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। चूंकि वो भारत का नागरिक नहीं है तो सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट इनको नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे कि कोई विदेशी नागरिक है, वो प्रेसिडेंट के पद पर नहीं जैसे कि जा सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, वो एमपी या एमएलए के चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है ना। तो नॉट ऑल
सर नॉट ऑल क्यों लिखा, कुछ कुछ तो मिलता है। हाँ जी, जो राइट टू एजुकेशन है वो सब मिलता है। अरे जो विदेशी नागरिक है भारत में आया है तो कौन कौन से आपके आर्टिकल होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट तो दोनों को दिए गए हैं, नागरिक को भी और आपके जो एलियन है नॉन सिटीजन है उनको भी, है ना। दैदीप ने बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आपके आर्टिकल हैं वो केवल नागरिक को ही दिया गया है, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 लगता है रट गया है ये जो आपके 5 आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिक को ही दिया गया है, ठीक है ना। ये एलियन को नहीं दिया गया है। एलियन मतलब कि फॉरेनर कह दो इसको, ज्यादा जादू जादू हो रहा है, ठीक है ना। फॉरेनर या तो फ्रेंडली होगा या तो एनेमी होगा। चाइना का सिटीजन, पाकिस्तान का सिटीजन, एनेमी एलियन, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपके जो फ्रेंडली एलियन होते हैं इनको ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है इनेमी एलियन के मुकाबले, इनेमी एलियन के मुकाबले, ठीक है। फ्रेंडली एलियन कौन होते हैं, जिनके देश के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है। कॉर्डियल रिलेशन विथ इंडिया, एट वॉर विथ इंडिया, ठीक है, एट वॉर विथ इंडिया। नेपाल भूटान को फ्रेंडली कह सकते हैं उजाला, हाँ नेपाल भूटान को फ्रेंडली कह सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है और कोई बात नहीं है, हम दोनों को फ्रेंडली नेशन कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों युद्ध पर थोड़े हैं हमारे साथ। पाकिस्तान और चाइना है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है भारत पाकिस्तान के बीच में, युद्ध लड़ चुके हैं। चाइना के साथ आपका जो गलेवान इशू है वो। अच्छा, मैं आज करंट अफेयर वाले में पढ़ाऊंगा अंडमान निकोबार का मिलिटराइजेशन। जैसे कि भारत में अंडमान एंड निकोबार है ना, ये इकलौता हमारा बेस है जहां पर हमारी ट्राई मिलिट्री कमांड है, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों वहां पर हैं एक ही बेस पे, समझ रहे बात। तो कहा जा रहा था कि क्यों ना हम अंडमान निकोबार को मिलिटराइज कर दें। मिलिटराइज करने से क्या होगा, मलक्का स्ट्रेट पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बे ऑफ बंगाल में हमारा जो ये पावर है बढ़ेगा, इंडियन ओशन में हमारा पावर बढ़ेगा और चाइना को हम कंटेन कर पाएंगे। देखो बहुत सारा ट्रेड पास करता है स्टेट ऑफ मलक्का से, तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास में करंट अफेयर वाले में 10:30 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्रेंडली एलियन और आपके इनेमी एलियन, क्लियर है। जो आपके इनेमी एलियन हैं वो थोड़ा सा कम अधिकार एंजॉय करते हैं और उनको अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ध्यान से एक पॉइंट नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट enjoy protection against arrest and detention। कौन सा आर्टिकल, अंदर आर्टिकल 22, अंडर आर्टिकल 22। बहुत अच्छे दैदेव पे पूनम, शानदार, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पर आपका आर्टिकल 22 के अंतर्गत नहीं एंजॉय करते। लिख लिया, इतना बेसिक बात लिख लिया, ठीक है। हाँ, अब यहां पर एक बात लिखो, ये एनिमी में, हाँ ये वाला एनिमी वाला जो है ना वो आर्टिकल 22 को एंजॉय नहीं करते, डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन। अच्छा सर 22 वाला फ्रेंडली वाले एंजॉय करते हैं क्या? ऑब्वियस करते हैं, क्योंकि ओनली सिटीजन को केवल 15, 16, 19, 29, 30 है ना। बाकी जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है दोनों को मिलेगा, 17 है दोनों को मिलेगा, 18 दोनों को मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है। और बताओ, हाँ 21 सबके पास है।
अगला क्या है, संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं। Constitution has guaranteed, Constitution has conferred following rights privileges on citizen only। ठीक है, कौन सा? आपका जो अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, 14 क्यों नहीं सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों नहीं? राइट टू इक्वालिटी उसमें क्या है? रूल ऑफ लॉ है। समझ रहे हो? आर्टिकल 14 केवल नागरिक के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा सर, आर्टिकल 15 है ना, इसको राज्य भी यूज करता है। जो राज्य है आर्टिकल 15 यूज करता है। इसी कारण से आपको पता है कि आर्टिकल 15 में प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं आता, रेसिडेंस नहीं आता। इसका हम क्या बोल रहे हैं? बोलने का मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल 15 है वो आपको अधिकार देता है कि सरकार आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ कहा गया है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं कहा गया है। इसी कारण से अगर कोई राज्य चाहता है कि हम अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ अलग से हम कुछ काम करें तो वो कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिहार का लड़का यूपीपीएससीएस का फॉर्म भरता है तो उसमें डोमिसाइल मांगा जाता है। देखा है आपने? जो मान लो कि बिहार में वो ओबीसी है तो सेम आरक्षण उसको यूपी में नहीं मिलता। यूपी में अगर वो फॉर्म भरता है तो वो जनरल कैटेगरी के रूप में फॉर्म भरता है। समझ गए बात? बिहार में मान लो कि वो ओबीसी में है, तब भी वो यूपीपीएससी से भरेगा फॉर्म तो उसको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो यूपी का नहीं है रेसिडेंस। ठीक है? हाँ, तो आपका हो गया आर्टिकल नंबर 15। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा कहता है आर्टिकल 16। 16 भी केवल नागरिकों के लिए ही है। यह कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सर ये बताओ कि कोई विदेशी नागरिक आकर के भारतीय गवर्नमेंट का जॉब ले सकता है क्या? नहीं, उसको नहीं लेने देंगे, गवर्नमेंट उसको मना कर सकती है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 तो काफी ब्रॉड है। क्या बोलता है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, इसमें रेसिडेंस भी आता है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आपको भारत के किसी भी एरिया में जाकर के रहने का, बसने का अधिकार है। कोई दिक्कत है? आपको मन है तो बिहार में रहिए, मन है तो यूपी में रहिए, मन है तो आप जाकर के महाराष्ट्र में रहिए। कोई दिक्कत है? आपको पूरा स्वतंत्रता है। क्या यही फ्रीडम किसी विदेशी को प्राप्त है? नहीं, उसको प्राप्त नहीं है। जब तक वीजा है तब तक घूमिए, उसके बाद बाहर लौट जाइए। ठीक है ना? मगर यहां पर आपको विदेशी को नहीं दिया गया है। एक बात और,
इंडियन को भी लिमिटेड है। कैसे सर? मणिपुर में ILP है, इनर लाइन परमिट, दूसरे एरिया में भी रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल जिस एरिया में ST SC हैं वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है ना, वहां पर जाकर के आप रह नहीं सकते, कुछ लिमिटेशन है। समझ रहे बात? तो आपका यहां पर कुछ लिमिटेशन लगाए गए हैं आपके अधिकार पर भी, उसको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं? देखो ये तो खैर उसको अधिकार है ही नहीं, उसको नो राइट, मगर भारतीयों पर क्या लगाया गया है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, समझ गए? बढ़िया। अगला क्या है? अगला आपका है आर्टिकल नंबर 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। क्या कहता है ये? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अरे कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी धर्म आकर के हमारे यहाँ प्रचार करने लग जाएगा, समस्या की बात हो जाएगी, दंगा हो जाएगा ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू रिलीजन अलग है, ठीक है ना। कल्चरल और जो एजुकेशनल राइट है ना वो उनको नहीं दिया गया है, मतलब कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि यहाँ पर आकर के वो नहीं कर सकते कि यहाँ पर आकर के स्कूल खोला, ये सब वो सब। आर्टिकल 29, 20, 30 जो आपको है ना कल्चरल और एजुकेशनल राइट, वो उनको नहीं प्राप्त है। एक बात और, उनको राइट टू वोट नहीं प्राप्त है, राइट टू वोट नहीं प्राप्त है। जो भारत के नागरिक हैं केवल उन्हीं को राइट टू वोट प्राप्त है। छठा में क्या सर? राइट टू कंटेस्ट नहीं है, राइट टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ने का उनको अधिकार नहीं प्राप्त है। कोई भी चुनाव, MP का हो, MLA का हो, प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, ये सब नहीं है, ठीक है ना। पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का अधिकार नहीं है। सातवां क्या है? राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। IAS थोड़े बन जाएगा कोई चाइनीज आदमी आकर के बनना तो आप ही को है ना। नहीं, राइट टू वोट संवैधानिक अधिकार है। दैदीप्य UPSC ने सवाल पूछ चुका है पहले राइट टू वोट का। राइट टू वोट एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है ना। UPSC के आंसर की के अनुसार हाँ। सोनिया गांधी जी को भी नहीं है क्या? सोनिया गांधी जी, देखो मैं अभी बताऊंगा आगे कैसे। अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिक से शादी करती है और यहाँ पर आकर के रहती है कुछ साल, लिमिटेशन है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा कुछ समय के बाद। हाँ, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन विदेशी को भी प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिटिश नागरिक भारत में आकर के राइट टू एजुकेशन क्लेम कर सकता है, उसको भी यहाँ पर शिक्षा मिलेगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 6 रिपीट कर दीजिए सर। ये है राइट टू कंटेस्ट, मतलब कि चुनाव लड़ने का समानता। ये कोई विदेशी नागरिक आकर के संसद का चुनाव, राज्य का विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत का नागरिक ही चुनाव लड़ेगा। लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे ना आप, तो यहां पर आपको लिखा गया है जो क्वालिफिकेशन होती है ना उसके बारे में साफ साफ यहां पर लिख देता है कि कौन व्यक्ति बनेगा, कौन व्यक्ति यहां पर नहीं बनेगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आप जब यहां पर प्रेसिडेंट वाले में आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने कम से कम 35 साल का उम्र पूरा कर लिया होगा और वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होगा। ये 3 पॉइंट लगातार लिखे गए हैं। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल का उम्र, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया दिया गया है, क्वालिफिकेशन दिया गया है। सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा पद होता है जो आप अपने पद के दूसरा पद आप जैसे कि उसमें ग्रहण करते हैं, जिसमें आपको कुछ रेम्युनरेशन मिलता है, कुछ पावर मिलता है आपको, ठीक है। तो आप किसी लाभ के पद पर ना हो,
गवर्नमेंट ने लॉ पास करके बताया है कि एक प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, गवर्नर का पद, मंत्री का पद, ठीक है, ये चारों पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। कौन कौन सा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मंत्री। मंत्री चाहे केंद्र में हो, मंत्री चाहे राज्य में हो, लला लिख लो। तो क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन से नहीं है? नॉट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा क्या है? राज्यपाल का पद, चौथा क्या है? मंत्री, मिनिस्टर। किसका सर? यूनियन का या स्टेट का? यूनियन का या स्टेट का। चलो, इतने साल से राम मंदिर के लिए क्या क्या नहीं हुआ, बन जाने दो, कम से कम देश में शांति तो रहेगी, ठीक है ना। अब कोई कहेगा तो नहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो बन चुका। अब कुछ और बनाओ, है ना, कारखाने बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, अब तो ध्यान दो, है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके लाभ के पद नहीं कहलाएंगे। बढ़िया, ठीक है, क्लियर। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जो नागरिकता है भारत का, वो एक क्वालिफिकेशन होता है हमारे अलग अलग संवैधानिक पदों के लिए। बढ़िया, तो यहां पर आपने 6-7 आपने पढ़ लिया कि सातों जो अधिकार है वो केवल नागरिक को दिया गया है और ना कि किसी विदेशी को। एक बात और, नागरिक को जब अधिकार दिया गया है तो इस पर कुछ ड्यूटी भी तो है, इस पर कुछ ड्यूटी भी तो है, ड्यूटी फॉर सिटीजन्स। ये ड्यूटी विदेशी पर अप्लाई नहीं होता, ये ड्यूटी विदेशी पर अप्लाई नहीं होता, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी क्या विदेशियों पर अप्लाई होती है? बताना जरा। आपके पास रिव्यू करने का आएगा, रिव्यू वाले पे क्लिक करके चारों खाने चित्त करने हैं, पता है कि नहीं आपको? ठीक है, तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों पर अप्लाई होता है। दूसरा, आपके पास ड्यूटी होती है कि आप टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। दूसरा क्या होता है? राष्ट्रीय झंडा और जो राष्ट्रीय एंथम है, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इसका सम्मान करेंगे, इसका सम्मान करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा करेंगे, डिफेंड द कंट्री। ये कहां लिखा है सर? डिफेंड द कंट्री कहां लिखा है? डिफेंड द कंट्री कहां लिखा है? लक्ष्मीकांत का जो डीपीएसपी है उसको खोलिए, जो डीपीएसपी है खोलिए। डीपीएसपी में लिखा हुआ है आपका कि जब जरूरत फंडामेंटल ड्यूटी में जब जरूरत पड़े तो आपको भारत की रक्षा के लिए आना पड़ेगा। ना ना ना, फंडामेंटल ड्यूटी में है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आप करेंगे क्या? आप देश की रक्षा करेंगे और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे अगर आपको इसके लिए बुलाया गया तो। समझ गए बात? इसके लिए बुलाया गया तो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपके आर्टिकल नंबर 51A में लिखा गया है। 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड है, ठीक है। तो ध्यान से फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ लेना, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। अच्छा, इस क्लास के बाद
अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे ना, तो केवल लक्ष्मी को नहीं पढ़ेंगे, लक्ष्मी के बाद, लक्ष्मी के साथ साथ जो भी करंट इशू जुड़े हुए हैं फंडामेंटल राइट से, वो पढ़ेंगे। जैसे कि जो आपका रिजर्वेशन का हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, पुत्ता स्वामी जजमेंट है ना, सारा पढ़ेंगे। राइट टू प्राइवेसी पढ़ेंगे, आधार एक्ट का जो केस था पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केवल लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो स्टैटिक होगा, करंट कर लेंगे तो मेरा पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो जो लोग आए हो डेली क्लास कर लिया करो, 9 बजे से क्लास होती है, फ्री होती है, स्पेशल क्लास है, ठीक है। हाँ, और जिनको करंट अफेयर पढ़ना है उनके लिए जो बैच है वो शुरू हुआ है 3 अगस्त से। 3 अगस्त से बैच शुरू हुआ है, इसको ज्वाइन कर लेना। एसएन लाइव रेफरल कोड है, आपको डिस्काउंट में 10% का, पता ही है सब आपको। एक बात और, यहाँ पर 3 अगस्त से ही 1 ईयर का जो बैच है हिंदी माध्यम में अंग्रेजी मीडियम में वो शुरू हुआ है। 2 ईयर का जो बैच है हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम का वो शुरू हुआ है हमारे अकेडमी टीम के द्वारा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। हिंदी माध्यम मतलब कि कंटेंट भी हिंदी में और आपका जो पीपीटी वगैरह है वो सब हिंदी में, ठीक है। तो 3 अगस्त से शुरू हुआ है, एसएन लाइव रेफरल कोड है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लो, ठीक है। कुछ पूछना हो कोर्स के बारे में, कोई जानकारी लेनी हो प्लस के बारे में, तो आप यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बाकी तो पता ही है आपको। हाँ, ज्वाइन करते समय एक स्क्रीनशॉट ले लेना कोड का और मुझे मेल कर देना, बस आपको यहाँ पर ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपके आंसर्स को रिव्यू करते हैं, आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो आपको फोटो खींचो, ग्रुप में भेज दो, आपके डाउट को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। मतलब कुछ कई सारे दोस्त पढ़ रहे होते हैं आइसोलेशन में, कोई गाँव में बैठा हुआ है, कोई शहर में बैठा हुआ है, कोई पढ़ने वाला नहीं है साथ में, तो इसीलिए ग्रुप ये वाला बनाया गया है, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो यहाँ पर हमने देखा कि ड्यूटी जो है वो हमारे नागरिकों पर दी गई है, उनको कुछ ड्यूटी भी निभानी पड़ती है, ठीक है। कुछ लिमिटेशन भी हैं। यूएसए में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, यूएसए में ओनली वो सिटीजन बाय बर्थ, केवल जो जन्म से यूएस के नागरिक हैं केवल वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मगर इंडिया में क्या है, इंडिया में बर्थ से है तो ठीक, बर्थ से नहीं है, अगर नेचुरलाइज्ड है, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ साल भारत में बिताए हैं। जैसे कि अदनान सामी तो भारत का नहीं था, वो यहाँ पर काफ़ी साल रहे, सेवा करी देश की, तब जाके बने हैं भारत के नागरिक। अदनान सामी ठीक है ना, उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है भाई, उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपना जो वजन कम किया है ना, वो सबके लिए मिसाल है, ठीक है। लिफ्ट करा दे, लिफ्ट नहीं होगा आपसे इतने भारी थे, ठीक है ना, पहचान में नहीं आते यार अब। तो भारत में जन्म वाले और नेचुरलाइज्ड दोनों के दोनों भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यही कारण है कि सोनिया गांधी भी पीएम बन सकती हैं। मगर बनने दिया क्या, बीजेपी वालों ने बनने नहीं दिया। उन्होंने कहा, ये बताओ पूरे कांग्रेस में तुमको एक आदमी नहीं मिला पीएम के पोस्ट के लिए, जो तुमने एक विदेशी को चुना है पीएम पद के लिए। अब कांग्रेस करे तो क्या करे। 2000 कब हुआ था चुनाव, 2004 में हुआ था क्या, नहीं 9 और उसके पहले 3 में, है ना, ना 9 में इलेक्शन हुआ था, फिर तो 4 में इलेक्शन हुआ ना जी, हाँ 4 में हुआ था, ठीक है। जब इलेक्शन 2004 में जीता था कांग्रेस ने, तो सोनिया गांधी जी पीएम बनने वाली थी, मगर इतना विरोध किया, ठीक है। इन्होंने सुषमा स्वराज जी ने, मायावती ने, इन सब ने, मायावती नहीं, उमा भारती वगैरह ने, इन्होंने, ठीक है, हाँ तो ये सब बातें हैं। चलो
अब हम आते हैं क्या, संवैधानिक प्रोविजन की ओर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एक बात मैं बता दूं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ है, इसमें कहा गया है कि जो 6 धर्म को दिया, क्या है 6 धर्म है कि 3 धर्म है, 6 धर्म 3 देश, 6 धर्म 3 देश, ठीक है। किया क्या गया है कि उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो आसान रहेगी, उनके लिए क्राइटेरिया आसान रहेगी। आपको पता है ये जो अधिकार है पार्लियामेंट को दिया गया है, किसको नागरिकता देनी है किसको नागरिकता नहीं देनी है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है, कोई इस पर अंगुली नहीं उठा सकता। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन कंट्री के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्री के जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनको चुन चुन करके नागरिकता दे सकती है, और इसको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते क्लेम कि उनका जो राइट टू इक्वालिटी है वो मेंटेन नहीं किया गया है। अरे राइट टू इक्वालिटी नागरिकों के लिए है, समझ नहीं रहे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 केवल सिटीजन को दिया गया है ना, जब वो सिटीजन ही नहीं है तो उनको कौन सा अधिकार नहीं है। तो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं ये संवैधानिक रूप से बता रहा हूं, मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, ये नहीं कि पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। अगर एग्जाम में पूछे तो आपको गवर्नमेंट का पक्ष लेना है, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अपना जो मन का भावना है वो मत उड़ेल देना कि नहीं सर सीए गलत है, नहीं, सही है। हाँ चलो मान लेते हैं कि इथिकल नहीं है मान लेते हैं, मगर वो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, तो ये गलत नहीं है लॉ। समझ गए? क्लियर है? हाँ बढ़िया। तो भारत का जो संविधान है उसमें पार्ट 1, बाबू पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में क्या था? यूनियन एंड स्टेट्स, यही पढ़ा था ना, आर्टिकल नंबर 1 से 4 हैं। अब पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 में आ जाओ। अरे पार्ट 1 में नागरिकता नहीं है बाबू क्या कह रहा, ठीक तो है, सब तो कह रहे हैं यूनियन स्टेट, बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़िया, ठीक है। चलो पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में आपका आता है सिटीजनशिप। इसमें नागरिकता आता है अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक, समझ गए? अनुच्छेद 5 से 11 तक पार्ट 2। संविधान में कोई भी परमानेंट और इलेबोरेट प्रोविजन नहीं है नागरिकता से संबंधित। नो परमानेंट और इलेबोरेट प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, ठीक है। ये केवल ये बताता है कि भारत का जब संविधान लागू हुआ था, संविधान केवल यह बताता है कि, देखो ध्यान से, एगो की होता है ये वाला, एगो की होता है ये वाला, हर्षई दीर्घई में अंतर पहचानना आता है क्या? हर्षई वाला की तब लगाएंगे जब आप दो वाक्यों को जोड़ रहे हों, दो वाक्यों को जोड़ रहे हों, ठीक है। मैं जानता हूं कि तुमने खाना खाया,
तो वहां पर जो की होगा वो ये वाला होगा। समझ गए? जब आप यहां पर संबंध बताएंगे राम की पुस्तक तो आप दीर्घई वाला इस्तेमाल करेंगे। पॉलिटी में हिंदी व्याकरण। चलो आ जाओ, हो गया। सिखा देना चाहिए। भारत, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इतना तो कम से कम आना चाहिए। हिंदी लिखने को कह दे तुम यही हर्ष दीर्घई में तुम उल्टा पलटा कर दो तो गाली ही खाएंगे, है ना। हिंदी भी नहीं आएगी तो क्या आएगी, अंग्रेजी में परंगत हो गई, हिंदी आ नहीं रही। संविधान केवल यह बताता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक बना, कौन कौन नागरिक बना, ठीक है, कौन कौन नागरिक बना। हिंदी बोलने में शर्माना नहीं है, एकदम चिल होकर के हिंदी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने राज्य की जो भाषा है उसको बोलने में शर्माना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के जो मराठी हैं खुल करके मराठी बोलते हैं। आप हिंदी मूवी देखिए, आजा माती, क्या बोलते हैं उसको आता माजी से टकली जो भी है, तो यहाँ पर हिंदी मतलब अपना इस्तेमाल करते हैं मराठी भाषा का, मूवी में भी खुल करके। अरे अभी जो कौन सी मूवी आई थी इसकी, आधा तो मराठी में ही निकल गया, रणवीर सिंह की ये पुलिस वाली जो मूवी आई थी, ठीक है। नहीं हरियाणवी थोड़ा थम के हरियाणवी में अंतर है, हरियाणवी थोड़ी सी ज़्यादा खड़ी भाषा में आती है, तो हरियाणवी जब बोलें तो थोड़ा सा पोलाइटनेस ला करके बोलें, अच्छा रहेगा। हरियाणवी बोल दोगे तो डर जाएगा आदमी समझ रहे हो? हाँ, अच्छी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा पोलाइटनेस का दिक्कत है। हाँ, लठमार बोली कहते हैं उसको। वैसे ही जब आप बिहारी कोई भाषा नहीं होती, बिहार में अलग अलग भाषा होता है। जैसे कि मेरी भाषा है मागधी, मगध आपको पता है, मगध, अशोक, बिंबिसार, जो भी सब ऊपर वाले, तो मगध जो हमारा भाषा है, यहाँ की भाषा कहलाती है मागधी, ठीक है। हाँ, इसे बहुत मीठी भाषा कहते हैं, लयात्मक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि संविधान केवल यह बताता है कि संविधान के लागू होने के दिन कौन कौन नागरिक बने, तो मैं इसको अपनी भाषा में कहूँगा कि संविधान केवल ये बतावा है कि जौन दिन संविधान लागू होले हल वो दिन कौन कौन आदमी भारत के नागरिक बनले। हिंदी से काफ़ी अलग है, भोजपुरी से काफ़ी अलग है। भोजपुरी बिहार केवल भोजपुरी ही नहीं बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी के अलावा मैथिली, मागधी, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, समझ गए। हाँ, फिर उधर पटना के साइड एक भाषा बोली जाती है वज्जिका, वज्जिका भी एक अलग भाषा है, ठीक है। भोजपुरी नहीं आती मुझे हाँ, फिर भी रउआ के कोई दिन भोजपुरी बोल के सुनाई भाई जैसे कि भोजपुरी में अलग है यार, मतलब भाषा रहने दो, चलो आप पॉलिटी पे आ जाओ। संविधान केवल यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन जो है वो नागरिक बने। ये और क्या करता है, ये जो एक्विजिशन है, टर्मिनेशन है, उससे डील नहीं करता। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विथ टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ, ठीक है। हाँ चलो लिखना जरा, डज नॉट डील विथ क्या, टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। कहता क्या है, कहता क्या है कि जो पार्लियामेंट है, संसद, संसद को हम देंगे अधिकार कि वो सिटीजनशिप के हर एक एस्पेक्ट पर, सिटीजनशिप के हर एक एस्पेक्ट पर, ठीक है,
पर लॉ बनाने का, उसके लिए प्रोविजन प्रोवाइड करने का अधिकार होगा। ठीक है, उसके लिए अधिकार होगा। बढ़िया। Constitution empower the parliament to enact a law to provide such matters, such provisions। संसद को दे दिया आपने अधिकार, संसद ने अधिकार का इस्तेमाल किया और उन्होंने बनाया सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसी कानून को कई बार अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है। इस कानून को कई बार संशोधित किया गया है। 2015 में हुआ था तो PIO और OCI उसका इशू रिजॉल्व किया गया था। 2019 में हुआ तो जो आपके 6 प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं 3 देशों में, उनको राहत दी गई। समझ रहे हो? तो नागरिकता कानून को अमेंड किया गया समय समय पर हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर काफ़ी प्रिसाइज प्रोविजन लिखे गए हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक बना, आपको पूरा डिटेल याद नहीं करना है, बस मोटा मोटी ये समझ लो कि जो भारत में रह रहे थे, जो भारत में पैदा हुए थे, उनके माता पिता अगर भारतीय होंगे तो उनको नागरिकता मिल गई थी। पीछे बच्चे चिल्ला नहीं रहे, पीछे 2 बच्चे खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं पड़ोस में। हाँ, ठीक है उनकी बोली इतनी अच्छी होती है इतनी छोटी सी है क्या? ठीक है। ठीक है, आप भी खेलते हैं हाँ, खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हो गई। दूसरा, जो पाकिस्तान से माइग्रेट किए हों भारत में और उनका जो पेरेंट हो वो भारतीय हो, उनके दादा हो वो भारतीय हो, तो उनको जो नागरिकता है वो मिल जाएगी भारत की। ठीक है, तो उतना प्रिसाइज आपको रटना नहीं है। नागरिकता के जो प्रिसाइज प्रोविजन हैं वो आपको नहीं रटना, इनका इतना आपको नहीं पूछेगा डिटेल में। ठीक है, हमको मेन डील करना है कि भारत की जो सिटीजनशिप होती है वो मिलती कैसे है, सिटीजनशिप जो है वो मिलती कैसे है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 4 तरीके होते हैं सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत, 4 तरीके आपके होते हैं। क्या क्या होता है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। आ जाओ उस पे। ठीक है, बढ़िया। फैजल खान नंबर क्यों दे रहे हैं व्हाट्सएप का? गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले चले, ठीक है, इग्नोर कीजिए। बढ़िया। तो और क्या है यहाँ पर? जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, क्या कहा जाता है? सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें कुछ प्रोविजन आपके डाले गए हैं, इसमें कुछ प्रोविजन आपके डाले गए हैं। पहला, बाय बर्थ, बाय बर्थ। दूसरा, बाय डिसेंट। ठीक है। तीसरा क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है। डिसेंट मतलब कि आप उनके वंशज हैं, पिता का, अगर पिता भारतीय हो तो उसका बेटा भारतीय होगा। जैसे कि हम लोग बने हैं ना सर, हम लोग बाय बर्थ बने हैं, बाय डिसेंट बने हैं। ठीक है। हमें कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ा था क्या? नहीं,
पिता भारतीय हैं तो बेटा भारतीय होगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर कहा जाता है कि आपका जो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 87 से पहले पैदा हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली भारत का जो नागरिक है वो बन जाएगा। सेम इसमें भी आपको प्रोविजंस नहीं रटने हैं। प्रोविजंस केवल लीगल मैटर के लिए होता है, आपके लिए यहाँ पर प्रोविजन नहीं रटने हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, जो इश्यूज हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, उनसे आपका सवाल पूछा जाएगा। समझ के बात? जो लॉजिकल क्वेश्चन है उनसे आपका सवाल पूछा जाएगा। तो पहला बर्थ में लिख लेना, कोई बच्चा जो पैदा हुआ था 1 जुलाई 87 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले, उसको मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर इसके बाद पैदा हुए तो, अगर आफ्टर 1 जुलाई 87 के बाद पैदा हुए हैं तो आपके माता पिता को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। लिखना नहीं है, बस सुन लो, कुछ करना नहीं है इसमें। हाँ, ऐसे शॉर्ट में लिखना है तो लिख लो, ऐसे शॉर्ट में लिख लो बस। ये सब पूछेगा नहीं इतना डिटेल में, इतना प्रिसाइज नहीं पूछेगा। यूपीएससी के पास और क्वेश्चन पूछने के लिए हैं ढेर सारे। ठीक है, डिसेंट वाले में क्या होगा, अगर कोई आदमी, इफ अ पर्सन बोर्न आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर कोई व्यक्ति भारत की टेरिटरी के बाहर पैदा हुआ है मगर उसके पेरेंट भारतीय हैं तो वो रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है बाय डिसेंट। दूसरा होता है क्या, बाय रजिस्ट्रेशन। कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो भारत में, ध्यान सुनिएगा, इंडियन ओरिजिन का मैं कह रहा हूं, विदेशी नहीं कह रहा, मतलब कि ओरिजिन है, विदेशी हो सकता है मगर वो मान लो यूरोपियन है, वो नहीं, इंडियन ओरिजिन का ही होगा। इंडियन ओरिजिन मतलब क्या सर? इंडियन ओरिजिन का मतलब कि उसके पिता भारतीय होंगे, उसके दादा भारतीय होंगे। ठीक है, ये होता है इंडियन ओरिजिन का। ठीक है, 10-30 वाला क्लास का टाइम चेंज नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत इश्यू है उसमें। ठीक है, तो यहां पर जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो 7 साल यहां रह लें तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। 7 साल रह लें तो यहां पर उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, एक बात और, सोनिया गांधी वाला केस वो भी इसी में आएगा। अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिक से शादी कर लेंगी तो यहां पर उनको नागरिकता मिल जाएगी कुछ समय के बाद। समझ के बात? तो ये सब बातें किसके बारे में है? आपके इसके बारे, सेशन के बारे में है। अगला आपका आता है नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें कम से कम मान लो कि आप यहां पर ये भारत सरकार की सर्विस में हैं, भारत सरकार की आप सर्विस में हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर आप रह रहे हैं, या फिर आप 11 साल तक यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको जो सिटीजनशिप है वो इसमें मिल सकती है। हाँ, 11 साल प्लस 12 महीना वो दूसरा है, 12 महीना फिर आपको रहना पड़ेगा उसके लिए और अलग से। ठीक है ना, 11 साल और 12 महीने। ठीक है, इसमें एक बात और है, आपका जो मोरल कैरेक्टर है वो सही होना चाहिए। ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई, ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई। अब किसका मोरल कैरेक्टर अच्छा है किससे पता है ना? ठीक है, हाँ, 7 साल, बढ़िया। तो सुषमा स्वराज ने वही कहा था सोनिया गांधी से, सुषमा जी ने यह कहा था कि भारत में आप इतने साल रहीं, आपने राजीव गांधी के साथ शादी करी, मगर इतने साल रहने के बाद भी आप एलिजिबल होने के बाद भी भारत की नागरिकता नहीं ली, क्यों? सोनिया गांधी सवाल पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था? भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल होने के बावजूद आपने नागरिकता नहीं ली। ये क्या दिखाता है? यू डू नॉट रिस्पेक्ट द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। ऑब्वियस सी बात है ना?
नागरिकता के लिए एलिजिबल होने के बाद भी आपने नहीं लिया, मतलब इसका सम्मान नहीं करते, आपको जरूरत नहीं है इसकी। जब आपको नागरिकता की जरूरत नहीं है और आप पीएम के पद पर बनने के लिए लालायित हैं, ये तो सही नहीं है। एक साल में 12 महीने क्या होता है तुम्हारा क्वेश्चन? अरे नहीं, वो 12 महीना क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन भरने के 12 महीने पहले तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, मतलब एक साल मान लो उसको, तो 11 साल प्लस एक साल 12 साल हुआ तो ठीक है। समझ गए बात? चलिए, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। हाँ जी, एक्विजिशन भी क्राइटेरिया है। क्या है? एक्विजिशन भी। अरे तुम वो तो छोड़ो, एक्विजिशन के अलावा ध्यान सुनिएगा, एक्विजिशन के अलावा एक और होता है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आप हमारे देश में आकर के निवेश कीजिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये केस आया था मेहुल चौकसी, आपने नाम सुना होगा, मेहुल चौकसी के केस में, ठीक है। उसके केस में हुआ क्या था, वो जा करके वहां पर एक्विजिशन, मतलब कि मान लो कि भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, इंडिया ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान के नहीं कहलाएंगे, वो अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। समझ गए बात? गवर्नमेंट करेगी क्या, वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और बोलेगी कि पाकिस्तान के इन इन इलाकों के नागरिक अब हमारे नागरिक हुए। ठीक है, समझ गए बात? तो यहां पर ये बातें हैं, ठीक है। हाँ, ये जो आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट वाला, वो यहां पर ये है कि जो मेहुल चौकसी है, उन्होंने एंटीगुआ और ये क्या नाम है उसका, बारबुदा कुछ नाम है देश का, तो वहां पर उन्होंने वो एक कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन पता है, जहां पर वो ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ठीक है। तो वहां पर जो कैरेबियन आइलैंड है, वहां पर एक ये है एंटीगुआ और बारबुदा, वहां पर उसने जो नागरिकता है वो ले ली है मेहुल चौकसी ने। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिटीजनशिप, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिटीजनशिप। आप निवेश कीजिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्या होगा? आप निवेश कीजिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। A person become a naturalized citizen. A person becomes a naturalized citizen by investing in that country. By investing in that country. ठीक है। भारत में नहीं होता क्या? भारत में होता है। कई सारे कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। ये पता था क्या आपको? लक्ष्मीकांत में है क्या ये वाला? नहीं है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लिखिएगा यहां पे मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग। अरे किताब तो लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, तुम तो पढ़िए लोगे, फिर हमारी क्या जरूरत है कि नहीं? कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले, याद हो जाए, मजा आ जाए, यही ना कोशिश है हमारी, और कुछ है क्या? नहीं। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया समेत क्या है, हम लोग ऑफर करते हैं परमानेंट रेसिडेंसी, ऑफर परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है, आफ्टर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। स्टेटस after the significant contribution to the economy। ठीक है, समझ गए बात? लास्ट पॉइंट कौन सा रिपीट सर? कोमल यादव जी, कौन सा लास्ट पॉइंट? ये वाला।
बात ये है, आप किसी कंट्री में जाएंगे, चाहे भारत में ही आ जाएंगे कोई विदेशी नागरिक, अगर यहाँ पर वो निवेश करेंगे तो उनको भारत में परमानेंट रेसिडेंसी दे दी जाएगी। आपने हमारे देश में निवेश किया है, कंट्रीब्यूट किया है हमारी इकोनॉमी में, आप आइए यहाँ पर रहिए। ठीक है, कि जैसे कैसे कोई परिवार में कोई पहुना आता है, कुछ लेकर के आता है, थोड़ा ज़्यादा देर तक उसको रुकवाते हैं, है ना। अगर कोई रिलेटिव आते हैं, कुछ ले करके आते हैं, तो ज़्यादा समय तक उसको रुकवाते हैं, आइए ना सर, कुछ दिन रह कर जाइए। कुछ ले करके नहीं आए तो ठीक है। हाँ, तो ये बातें हो गई। और क्या है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो नागरिकता का लॉस होगा, जो नागरिकता का लॉस होगा वो कैसे होगा? रिनोंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रावेशन, लिख लेना इसको। जो नागरिकता है उसका लॉस कैसे होगा? पहला है रिनोंसिएशन, RENUN, रिनोंसिएशन। दूसरा है टर्मिनेशन। तीसरा है डिप्राइवेशन। रिनोंसिएशन में करते क्या है सर? वॉलेंटरली सरेंडर कर देते हैं, हम ना बनेंगे पाकिस्तान के नागरिक। जैसे कि अदनान सामी ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता रिअनाउंस कर दी, भारत की नागरिकता उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो वॉलेंटरली सरेंडर कर दीजिए अपनी नागरिकता। ठीक है, सरेंडर कर दीजिए अपनी नागरिकता। हाँ, ये कब होता है, टर्मिनेट कब होता है? जब आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, जब बेवफा हो गया, दूसरे देश की नागरिकता ले ली। ठीक है, चिला बढ़िया। तीसरा क्या है? डिप्रावेशन। अगर आपने फ्रॉड करके नागरिकता ली हो, ठीक है ना, तो आपसे जो आपका जो नागरिकता है वो छीन लिया जाएगा, अगर आपने फ्रॉड करके नागरिकता ली हो तो। ठीक है, बढ़िया। अभी एक मूवी आई थी पान बहार करके, अच्छी मूवी थी देखा है तुमने? शायद अमेज़ॉन पे या किस पे है, अच्छा शायद टॉर्रेंट पे मिल जाए, देखना उसको। ठीक है, एक बात और, जो ड्यूअल सिटीजनशिप है उस पर 2 लिमिटेशन है। आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा और आप कोई भी संवैधानिक पद भारत में नहीं ले पाएंगे। अगर एक्सेप्शनल केस में आपको ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाता है, तब आपको भारत में वोट करने का अधिकार नहीं रहेगा। क्या है, कैसे शौक है सर के? अरे पान बहार मूवी है, पान बहार वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। नहीं, ठीक है, नहीं सीरीज नहीं है, मूवी है छोटी सी। सर इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप लेने के लिए टर्मिनेशन अप्लाई, कुछ भी होगा, नागरिकता एक बार मिली है तो नागरिकता जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप सिटीजनशिप किसी भी तरह से लें। ठीक है, हाँ मुझे मूवी का बहुत, अरे हम खूब मूवी देखते हैं यार। ठीक है, बढ़िया। तो ये बात हो गई। बाय बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, टेरिटरी का आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, जो आपका नागरिकता का लॉस है रिनोंसिएशन से, टर्मिनेशन से, डिप्रावेशन से। आपको पता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है
मतलब कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रह रहा हो उसके पास केवल एक ही नागरिकता है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या है, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। मतलब कि एक तो आप नागरिक बन गए यूएसए के ओवरऑल नागरिक, दूसरा आप नागरिक बन गए किसके, उस राज्य के जहां पर आप रह रहे हैं, उस राज्य के जहां पर आप रह रहे हैं। समझ गए बात? हाँ, और आपको दोनों अधिकार प्राप्त होंगे, आपको दोनों अधिकार प्राप्त होंगे। दोनों मतलब क्या, जो अधिकार आपको केंद्र देगा वो भी, जो अधिकार आपको राज्य देगा वो भी। समझ गए? मगर यहां पर एक बात यह है कि मान लो कि एक राज्य ने आपको अधिकार दिया है ज्यादा, दूसरे अधिकार ने आपको दूसरे राज्य ने आपको अधिकार दिया है कम, तो क्या वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी? नहीं। भारत में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सबको सेम अधिकार प्राप्त है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वो यहां पर एक इशू है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ नागरिकता के आधार पर जो समानता करी गई है उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 के अंतर्गत कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार जो है वो रेसिडेंस का जो क्राइटेरिया है वो तय कर सकती है। ठीक है, कुछ राज्य अपने रेसिडेंट को स्पेशल बेनिफिट दे सकते हैं। आर्टिकल 19 में आपको जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है उस पर लगाम लगाई गई है। आप ST/SC वाले, जैसे कि जो ST वाले इलाके हैं या फिर कुछ ऐसे इलाके जो ट्रैवल के लिए रिजर्व किए गए हैं जहां पर ILP लगा, वहां पर नहीं जा सकते बिना परमिशन के, ऐसा करके। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, सोमनाथ मेल चेक करो यार एक बार, तुमको मैंने मेल भेजा है उसमें मैंने लिंक दिया है, बस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वो खुल जाएगा, ग्रुप खुल जाएगा। ILP कौन कौन से इलाके में है, इनर लाइन परमिट कौन कौन से इलाके में है जी? करेंगे क्या, हम जब कल मिलेंगे तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, पहले कुछ MCQs कर लेंगे, कई सारे मैं MCQs लेकर के आऊँगा, तो कल खाली सवाल कर लें क्या? क्योंकि पिछला वाला जो हमारा है यूनियन स्टेट वाला, उसका भी MCQ बचा हुआ है और इसका भी MCQ बचा हुआ है। ठीक है ना, कल क्वेश्चन कर लेंगे और फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। ठीक है, कल अपना जो मौलिक अधिकार है शुरू करेंगे, और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको PIO OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, PIO का जो केस है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ये सारी बातें हम लोग वहां पर क्वेश्चन के जरिए कवर कर लेंगे, और जो नए इश्यूज उठे हैं करंट अफेयर में उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, OCI कार्ड होल्डर क्या होता है, सारी बातें हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। बढ़िया, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जिन्हें मज़ा आया होगा कल 9 बजे आ जाना। बढ़िया, 9 बजे क्लास में एकदम हाजिर हो जाना, और जिन्हें ज्वाइन करना है SN लाइव रेफरल कोड है, नंबर और ईमेल ID पता ही है आपको। मिलते हैं कल, ठीक है? मज़ा आया? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।